और बाजार के जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बधाइयां भी आपको कि एक बार फिर से बाजार लाइफ हाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी पिछले हफ्ते की उतार चढ़ाव थी उससे उबर कर अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं बाजार को चुनावों के बाद अगले 5 सालों के लिए? नमस्कार, थैंक नमस्कार यू सर। फॉर हैविंग मी। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, मेरे हिसाब से वो अब पीछे हो गया। रिजल्ट आ चुके हैं, कैबिनेट बन चुकी है, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि उसमें जो भी उतार चढ़ाव थे वो हिस्ट्री हो गए हैं और अब आपको फिर से वापस अर्थव्यवस्था और कंपनी के नतीजों पर देखना के ऊपर तवज्जो वापस देनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट का सवाल है, वहां पर भी कई मार्केट्स जो हैं जो काफी सालों से गिरे हुए थे, जापान, यूरोप, अब वहां पे भी कुछ हद तक जीडीपी और ग्रोथ फिर से वापस आना शुरू हो गई है। कोरिया भी अच्छा कर रहा है फिलहाल, ताइवान भी ठीक ठाक कर रहा है। तो काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स में भी काफी अच्छी खासी स्टॉक मार्केट में पैसे बन रहे हैं। तो इंडिया भी उसी बास्केट में पड़ता है। इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से हमारा वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एफआईआईज उतने पैसे नहीं डाल रहे हैं इंडिया में जितना शायद इस वक्त डालना चाहिए, जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं। जहां तक संकेत के सवाल हैं किस क्षेत्र में एटसेट्रा, अगर आप देखें तो अभी फिलहाल मेन एरिया जो मेरे हिसाब से फिलहाल गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, और उसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी अच्छे हैं, वो रूरल इनकम रहेगी। तो पोर्टफोलियो पोजीशनिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज जो है उसी के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, और उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। तो फार्म इनपुट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और कुछ हद तक हाउसिंग, इस तरह की जो कंपनियां हैं, शायद वहां पर थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा रहने की, बेहतर रहने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इलेक्शन को लेकर। तो सर, अब बाजार के लिए आगे ट्रिगर्स क्या, बजट या फिर कंपनियों की कमाई, क्या बड़ी चीजें हैं जो अब आप देख रहे हैं, और आगे डायरेक्शन भी बताएं बाजार का। जैसे मैंने कहा कि सब बजट जरूर एक ट्रिगर है, लेकिन बजट में अगर टैक्स का कैपिटल गेन्स के ऊपर आप ज्यादा चेंज नहीं करें तो ऐसा कोई खास चेंज, बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। खाली यह है कि सेक्टोरल एलोकेशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, और ऑलरेडी आपने देखा कैबिनेट का पहला डिसीजन था कि रूरल हाउसिंग और लोअर कॉस्ट हाउसिंग में बहुत 1 करोड़ और हाउसेस का सैंक्शन हो चुका है, और ये ट्रेंड जो है बरकरार रहेगा। तो हो सकता है कि आपके कुछ और क्रॉप्स जो हैं वो सपोर्ट प्राइस पे आ जाएं, उनके सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिए जाएं। आप डेफिनेटली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ हद तक और खर्चा होगा, शायद इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। और इसके कारण, जैसे मैं कह रहा था, क्योंकि आप उम्मीद है कि गांव की जो इनकम है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो डाला जाएगा, तो जो भी चीज है, एफएमसीजी हो, अगर लोअर कॉस्ट हाउसिंग हो, और फार्म इनपुट, जैसे मैंने कहा, वो सब क्षेत्र जो है इस साल अच्छा करने की संभावना रखते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन हो सकता है। एक और जो बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री में किसी तरह के खास बदलाव नहीं किए हैं, पुराने जितनी कोर मिनिस्ट्रीज वहीं रखी है, क्या इससे ये संकेत बाजार को पड़ने चाहिए कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी वो रहेगी, और उस लिहाज से हर एक सेक्टर को लेकर आउटलुक और बेहतर होता दिख रहा है? देखिए अनिल जी, ये जो ज्यादा कमेंट्री हो रही है कि वीकर सरकार है, ये मेरे मानने में एकदम गलत है। आप ये समझिए कि अगर लेटस से आप अगर नायडू साहब की जगह बैठे हैं, आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां पे कोई गठबंधन ही नहीं है, और जहां पर अगर आप पीएम भी बन गए तो हर पार्टी जो है आपके साइज की पार्टी है, और आप उनको अपनी अपनी पैसे की जरूरत रहेगी। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपको खुद अपना आंध्र प्रदेश में पैसे खर्च करने हैं, उसके लिए आपको सेंटर से सपोर्ट चाहिए। तो इस गवर्नमेंट से आपको ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है बनस्बत अगर आप खुद प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए। तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी की कोई दो राय नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि जैसे पहली गवर्नमेंट थी वैसे ही गवर्नमेंट है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक दो क्षेत्रों में, एक दो स्टेट्स के लिए एलोकेशन थोड़े से ज्यादा होंगे, और वो भी आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से कोई स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान में 60% से 90% का खाली बढ़त होती है अगर आपने स्पेशल स्टेटस ले लिया। मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा, तेलंगाना जैसा स्टेट है, जहां मैं रहता हूँ इसलिए मुझे नंबर याद है।
यहाँ पर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का 6,000 करोड़ का सपोर्ट है। अगर वो 6,000 करोड़ 9,000 करोड़ बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल स्टेटस होने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, बल्कि गवर्नमेंट के एलोकेशन जो होंगे वहां पर ज्यादा होंगे, रोड ज्यादा नेशनल हाईवेज के रोड बनेंगे, इरिगेशन के प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट होंगे। तो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। बाकी मुझे कुछ नहीं लगता कि पॉलिटिकली कोई भी स्टॉक मार्केट में किसी को चिंता करनी चाहिए या पॉलिसी कंटिन्यूटी अज्यूम करके चलें। खाली एक फोकस, जैसे मैंने कहा, चेंज रहेगा, वो ये रहेगा कि रूरल इंडिया को कैसे पैसे पहुंचाए जाएं। ठीक बात है। सरकारी कंपनियों में पिछले एक साल में बहुत तगड़ी तेजी बनी है, क्या ये फिर से रफ्तार पकड़ेगी? सर, किस क्षेत्र का बोला आपने? सरकारी कंपनियों में चूंकि एक मजबूत सरकार बनकर आती दिख रही, तो क्या ये शेयर फिर से दौड़ेंगे? जहां तक देखिए, पूरा पब्लिक सेक्टर की बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आप देखें, जैसे एनर्जी क्षेत्र जो था, अभी कुछ महीनों से गवर्नमेंट ने फिर से उसके ऊपर पाबंदी लगा के रखी है कि आप तेल के दाम बढ़ा नहीं सकते। हालांकि वो कहते नहीं है कि उन्होंने किया है, बट ये साफ जाहिर है, तेल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। तो क्लियरली जहां तक क्षेत्र का सवाल है, क्योंकि डिफेंस में बहुत सारे ऑर्डर आ रहे थे, इसलिए वहां पे बढ़त आई। क्योंकि हेवी इंडस्ट्रीज में आपको फिर से कुछ हद तक ऑर्डर आने शुरू हो गए, इसलिए आपने बीएचईएल जैसी कंपनियों में फिर से तेजी देखी है। मेरा मानना यह है कि डिफेंस डेफिनेटली ऑर्डर बुक बरकरार रहेगी और शायद धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अगर 15-16% से ज्यादा कंपनी की कैपेबिलिटी नहीं है और ग्रो करने की, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आदमी चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सब इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकता। तो आप समझ के चलिए कि 15-16% की ही बढ़त रहेगी इन कंपनियों में। जहां तक बाकी क्षेत्रों का सवाल है, एनटीपीसी जैसे क्षेत्र हैं, वो सब रेगुलेटेड हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब कंपनियां जो हैं, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहता है। जितना कैपेक्स होगा, जितना कैपिटलाइज होगा साल में, उसी के हिसाब से आरओई कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये सब कंपनी भी रेगुलेटेड है। तो मेरा मानना है ये सब थोड़े से महंगे हो गए हैं। आपको ऐसे क्षेत्रों में देखना है, शायद फर्टिलाइजर में एक दो कंपनी आपको मिल जाए जहां पर शायद कुछ बढ़त हो सकती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर एज अ थीम के बजाय किस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है और उधर उस कंपनी का कोई क्या पोजीशन है क्षेत्र के अंदर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे हिसाब से। बात है। टंडन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आपने विस्तार से बाजार पर और सभी सेक्टर्स पर, निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आइए बढ़ते आगे, और इस बीच टाटा स्टील को लेकर आज